गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है गौरव क्लासेस में। और फिर हम लोग सुबह आज हाजिर हैं 7 बजे और इस मॉर्निंग डोज में आप तैयार रहिएगा, एनर्जी फुल रहिएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और आराम से इसको लर्न करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड पे कुछ लिखा है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी टफेस्ट थी तो मैंने लिख दिया थोड़ा सा। इसके बारे में जानेंगे धीरे धीरे एक एक करके। अगेन आज का जो लेक्चर होने वाला है, इसमें जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी मैं 3 सब्जेक्ट को डालूंगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है। करंट अफेयर 5 से 10 होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप स्टैटिक में देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है ना। जिनको जीए में जो जनरल अवेयरनेस में प्रॉब्लम होती है बैंकिंग के लिए, और जो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लगभग कह सकते हो कि आज खत्म हो जाएगा इसी में। उसके साथ साथ बायोलॉजी का हल्का सा इसमें आपको थोड़ा सा डोज मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा एक और चीज है, ज्योग्राफी का इसमें थोड़ा सा मिक्सअप होगा। तो 3 सब्जेक्ट अपन लोग देखेंगे इसमें, ठीक है ना, स्टैटिक में। और उसके साथ साथ हमारा करंट अफेयर जो है वो है ही, ठीक है ना। फिर से आपके सहयोग की हमें आकांक्षा है, आप लोग अपना प्यार दीजिएगा भरपूर, ठीक है ना। और कैसे प्यार देना आप सभी लोग जानते हैं इसे। और फिर ये चीजें हम एक एक करके देखेंगे, बहुत ही अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। और आप लोग फिर से तैयार हो जाइएगा, ठीक है ना। और अगेन बहुत ही जल्दी कई लोगों ने मैसेज किया था ज्योग्राफी के बारे में, तो मैं फिर से मॉर्निंग में 7 के बाद से फिर इवनिंग में प्रीमियम होगा हम लोग का 7 बजे। तो आप मॉर्निंग में 7 बजे और फिर शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा। आज नहीं लेकिन कल से यानी मंडे से शाम को भी ज्योग्राफी की वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो हमारा ये एक करंट अफेयर है, फर्स्ट देखिए हमारे सरकार ने, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, इसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसको हम कहते हैं स्वदेश मूवमेंट। स्वदेश, जैसे आपने एक बात सुना है अभी हाल ही में, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, जिसमें भारत को क्या होना है, धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना है। उसी के एवज में एक बहुत बड़ी समस्या थी, आप सभी ने देखा, जो माइग्रेंट लेबर की समस्या थी। अब बहुत से ऐसे स्टेट में माइग्रेंट लेबर बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अब उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो जब रोजगार नहीं है तो कैसे देश का भला होगा, इसी को सही करने के लिए ये मूवमेंट लाया गया है। क्या लाया गया? तो स्वदेश एक इनिशिएटिव है। अगेन इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? तो स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। नाम से ही ये सारी चीजें अपने आप को बयां कर दिया है कि इसका मतलब क्या है। मतलब क्या है कि जो भी माइग्रेंट लेबर जिस भी स्टेट में जाएंगे, उनका स्किल क्या है, उस स्किल के आधार पर हम एक डेटाबेस तैयार करेंगे और उस डेटाबेस के आधार पर हम उनको क्या देंगे? रोजगार देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसी राज्य ने नहीं शुरू किया गया है, ये भारत सरकार ने शुरू किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने किया है। इसमें 2 भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, 2 मंत्रालय हैं। एक मंत्रालय है स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय और दूसरा है हमारा एविएशन सेक्टर, ठीक है ना। अगेन एक और चीज जरा हम सुनना चाहेंगे, अगर आपको हिंदी इंग्लिश की समस्या होगी तो आप बता दीजिएगा कि क्या हम दोनों को लेके चले। वैसे तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि दोनों को साथ साथ ले चले। तो अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही हो कि आप ज्यादा इंग्लिश लेके चलते हो या फिर ज्यादा हिंदी, तो वो हमें बता देगा, तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना। 2 मिनिस्ट्री इसमें हेल्प कर रही हैं, एक है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और दूसरा है एविएशन सेक्टर की मिनिस्ट्री। अब देखो इसके दोनों के मंत्री आपको जानने बहुत ही जरूरी हैं, तो मैं एक का बता दे रहा हूं, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि जो हमारे मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है ना। और ये हमारे यूपी के ही हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में एविएशन सेक्टर के जो हमारे मंत्री हैं उनका नाम बताइएगा, ठीक है ना। तो ये स्वदेश आप ध्यान रखिएगा, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अभी ये आरबीआई पे बात हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा एक बीच में कुछ और हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हल्का सा। देखिए जो 7 जून होता है, ठीक है ना, तो 7 जून को हम मनाते हैं फूड सेफ्टी डे, ठीक है ना। फूड सेफ्टी डे की बात हो रही है। अब ये फूड सेफ्टी डे में क्या है कि जैसे हम लोग का जो भोजन मिल रहा है, ठीक है ना, 7 तारीख को, ध्यान रखिएगा 7 जून को जो मनाया जाता है फूड सेफ्टी डे जो है, इसमें हम फूड के सेफ्टी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में बहुत प्रकार के जो हम लोग खाना जो खा रहे हैं उसमें कितनी प्रकार की मिलावटें हैं। तो उसमें जो कहीं ना कहीं से जो हमारे फूड का जो सेफ्टी की मेजर है उसमें कहीं ना कहीं से वायलेशन होता है, ठीक है ना। बहुत तरीके से आप जानते हैं कि चावल में कुछ मिला दिया, आटा में कुछ मिला दिया। तो इसी को थोड़ा सा बेहतरीन करने के लिए हम लोग फूड सेफ्टी डे मनाते हैं।
बायोलॉजी का एक चैप्टर है न्यूट्रिशन, और इस न्यूट्रिशन में हम बात करते हैं फूड की। और आपको एक थोड़ी सी चीजें जानने को मिलेंगी। जो भी हम लोग फूड खाते हैं, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाया हूं तो बहुत सारे बच्चों को मैं साधारण सी भाषा में बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं से जाके एक पिज्जा खाया, ठीक है ना, ये गोला एक पिज्जा है। इस पिज्जे को जब आप खाते हो तो इस पिज्जे में क्या क्या है, तो हम इसको बहुत अच्छे से बताते हैं और बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। और बायोलॉजी में ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। फिर इसमें क्या है, अरे भाई चीज बस भी तो होता है ना, तो इसमें क्या है, फैट भी है, ठीक। फिर उसके बाद से इसमें प्रोटीन भी होता है, मिल्क प्रोटीन है उसमें, ठीक। प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है इसमें अमीनो एसिड भी होगा, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा वाटर भी होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, वाटर है। इसके साथ साथ कुछ क्या होंगे, थोड़े से इसमें कुछ कह सकते हैं पॉल्यूटेंट्स भी होंगे, यानी कुछ प्रदूषक पदार्थ भी होंगे। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में कि बताइए कि निम्नलिखित में से किससे मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान से सुनना, ये जो मानव का शरीर है, ये हमारा शरीर ना, इसमें से किससे एनर्जी ज्यादा प्राप्त करता है, तो ध्यान रखना इसमें आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी मानव का शरीर सर्वाधिक एनर्जी किससे प्राप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि नॉर्मली में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट और 1 ग्राम प्रोटीन को अगर हम ऑक्सीडाइज करें, ठीक है ना, अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करें यानी बर्न करें, उसको जलाएं, हमारे शरीर में बर्न होगा, तो उसके जलने के उपरांत किससे एनर्जी ज्यादा निकलती है। देखो, पहले मुद्दे में बात हो रही थी कि हमारा शरीर ऊर्जा किससे लेता है ज्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट बोला। लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा देता है, अब शरीर इसमें मेंशन नहीं है, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर होगा फैट। यानी अगर फैट को हम थोड़ी सी मात्रा में ले लें तो उसमें ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन वो अलग बात है कि हमारा शरीर उस फैट को इजीली नहीं पचा पाता है। आप जानते हैं, तमाम डॉक्टर भी कहता है जब भी कोई समस्या होती है कि फैट खाना छोड़ दो बेटा, काम हो जाएगा, तेल लहसुन ये सब मुर्गा मसाला ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। तो क्यों कहता है, क्योंकि फैट को हमारा लीवर इजीली पचा नहीं पाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी किस में है, फैट में। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी हम लोग प्राप्त कहां से करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। आई होप कि आप इसको क्लियर कर लिए होंगे। प्रोटीन, अगेन ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। जैसे सेल्स के निर्माण के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, तो प्रोटीन। जब आपको चोट लगे, आपको घाव लगे, आपकी कहीं से मांस उड़ जाए, तो उस मांस को फिल करने के लिए, ठीक है ना, कौन सी ऐसी चीज आप खाएं जिससे आपका ये घाव बहुत जल्दी भर जाए, तो क्या होगा, प्रोटीन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, घाव भरने के काम करते हैं। घाव भरने का मतलब ये है कि वहां पर नए टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, ये अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें बेसिकली प्रोटीन्स में भी होते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो इसे इतना ध्यान रखिएगा कि जो अमीनो एसिड होते हैं और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, ये हमारे शरीर में जेनेटिक कैरेक्टर को यानी डीएनए के निर्माण में हेल्प होते हैं। और ये एक, और डीएनए का काम क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अनुवांशिक यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनको पिता से लेके उनके पूरे खानदान में पहुंचाना, ठीक है ना। उसके साथ साथ वाटर थे, एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी में और पीसीएस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना, तो वो क्या है, वाटर है। वाटर से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, ध्यान रखना। वाटर से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से ये हमारा पॉल्यूटेंट्स है, और पॉल्यूटेंट्स में क्या होता है, अगर आप किसी भी प्रकार के पॉल्यूटेंट्स लेते हो अपने शरीर में, इंटेक करते हो, तो वो आपके शरीर में क्या देगा, बीमारियां देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे फूड का कंपोजिशन रहा, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगली बार थे पिज्जा खाना, लेकिन बचा के, अब तो कोरोना भी है, तो अब तो वैसे भी हालत खराबी हो जाएगी। तो अच्छे से आप जो भी काम करिएगा बढ़िया से करिए, ठीक है ना। आइए, एक न्यूज है ईपीएल। जैसे आप
आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियम लीग, ठीक है ना, लेकिन ये किसका होता है? क्रिकेट का होता है। लेकिन अभी न्यूज आई है कि ईपीएल जो लंदन में होता है, तो अब तो फुल फॉर्म जानते ही होंगे, इंग्लिश प्रीमियम लीग, और ये लंदन में होता है। और ये किससे संबंधित है? बस इतना ध्यान रखना, किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। आईपीएल किससे है? तो आपका क्रिकेट है। लेकिन ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका फुटबॉल से। ये न्यूज हमने जागरण से उठाया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे, आप बहुत मेहनत लगता है इसमें, तो आप प्लीज, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं आपको घुमाऊंगा नहीं से। देखो, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं ना कि बहुत जगह आपको करंट मिलेगा, मैं मानता हूं हर जगह आपको मिलेगा, हो सके इससे बेस्ट भी हो, लेकिन वहां पे मैटर आपको ज्यादा मिलेगा। मत कहने का मतलब है आपको महीने में आप देखना कितना आपने पढ़ा और उसमें से कितना आउटपुट आया। लेकिन मैं जो भी यहां पे दूंगा ना, बहुत ही लिमिटेड दूंगा, और जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे, इसलिए मैं बार बार आपको करता हूं। अगेन, अभी आपने देखा कि अम्फान तूफान आया था, और अम्फान तूफान ने, हम लोग 25 मई से फ्लाइट उड़ाने वाले थे, लेकिन ममता बनर्जी और मोदी जी के बीच में वो हुआ था, आपको पता ही है। तो कलकत्ता एयरपोर्ट में पानी भर गया था, ठीक है ना। और अभी जस्ट आज ही की न्यूज है कि कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम बदलने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, और उस नाम बदलने की जो अप्रूवल है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है। तो क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, जो कलकत्ता हमारा पोर्ट है, इस कलकत्ते पोर्ट का नाम अब बदल गया है, क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना। तो अब इस कलकत्ता पोर्ट का नाम क्या है, हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है ना, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये बंदरगाह है, ठीक है ना। एक और चीज इसके बारे में ध्यान रखिएगा, कलकत्ता पोर्ट के बारे में, ये क्या है? रिवेराइन पोर्ट है, ठीक है ना, रिवेराइन पोर्ट है। रिवेराइन का मतलब होता है तटवर्ती बंदरगाह है, और तटवर्ती बंदरगाह का मतलब ये, और हाँ, सिर्फ इट इज ओनली वन रिवेराइन पोर्ट इन इंडिया, यानी भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिवेराइन पोर्ट है। वो कौन सा है? हमारा कलकत्ता। अब नाम क्या हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका मतलब ये है ना, रिवेराइन का मतलब है कि जब कोई नदी बह रही है, उस नदी के तट पर, कोस्टल एरिया पर हमने एक पोर्ट बना दिया, और उसी पोर्ट को हमने क्या बोल दिया? रिवराइन पोर्ट। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक पोर्ट है गुजरात का, क्या है? एक पोर्ट है गुजरात का जो, जिसका नाम है कांडला। असल में हमको क्वेश्चन थोड़ा दूसरे एंगल से पूछना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो जो कांडला पोर्ट है, चलो बता ही देते हैं। कांडला पोर्ट जो है वो हमारे भारत में एकमात्र टाइडल पोर्ट है, ठीक है ना। टाइडल, ज्वार भाटा, ज्वारी पत्तन जिसको हम कहते हैं, यानी जब ज्वार भाटा जब आता है तब वहां पर जो भी पोर्ट से रिलेटेड काम होता है वो होता है, ठीक है ना। तो कांडला, ध्यान रखेगा। और अगेन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है आपका कि हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। दो प्रकार के पोर्ट होते हैं, एक मेजर पोर्ट, एक माइनर पोर्ट। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, ठीक है ना। तो भारत में कितने मेजर पोर्ट हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत में मेजर पोर्ट की संख्या कितनी है? 13 है। और अभी 13वां, अभी ये कुछ ही दिन की न्यूज है, कुछ दिन पहले की, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और हाँ, अच्छे से आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपको चीजें लर्न याद रहेंगी, ठीक है ना। तो 13वें में 13वां पोर्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो ये 13वां पोर्ट है बधावन। और ये बधावन पोर्ट कहां पर है, जरा हमें बताइएगा। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बधावन को 13वां मेजर पोर्ट बनाने की घोषणा की है, और ये पोर्ट है कहां पर, तो आप जरा इसके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगेन इसके साथ साथ दो और पोर्ट है, एक आपका एक मुंबई पोर्ट है, आप जानते ही हैं, और उसके साथ साथ एक न्यावा स्यावा पोर्ट भी है, ठीक है ना, वो भी हमारा मुंबई में है, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें ध्यान रखिएगा। विशाखापत्तनम पोर्ट है, वो आपका कहां पे है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चेन्नई कहां पे है? तो वो आपका कहां पे हो जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है ना। तो गोवा का भी पोर्ट है। ये सारे पोर्ट एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, कितने पोर्ट है? मेजर 13 पोर्ट है। और कलकत्ता पोर्ट का नाम क्या हो गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेटेस्ट कौन सा पोर्ट जुड़ा है? बधावन। और ये बधावन कहां पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो ये
पोर्ट से रिलेटेड था, ठीक है ना। दो मैटर हमने आपको बता दिया, एक हमने बायोलॉजी का हल्का सा स्टैटिक घुमाया फूड सेफ्टी डे पे, और दूसरा हमने इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पोर्ट के नाम पर हमने फिर से थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी घुमाया। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे, आइए, और इकोनॉमिक्स पे देखिए, और ये बहुत ही अच्छी जो कहने का मतलब मैटर है, ये आप आज पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आज नई सीखी। आइए देखते हैं। देखो, जब हमारा भारत आजाद होने वाला था तो एक 1935 का एक्ट आया था, ठीक है ना। तो 1935 के एक्ट में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसी में एक बात की गई थी कि भारत सरकार का एक बैंक भी होगा, ठीक है ना। तो इसमें उसी के एवज में एक एक्ट आया, आरबीआई एक्ट, ठीक है ना, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है ना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब एक और चीज, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आरबीआई एक संवैधानिक संस्था है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, या फिर स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, यानी संवैधानिक है, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, जिसका मेंशन संविधान में होता है उसको हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे वित्त आयोग आर्टिकल 280, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, ठीक है ना, कैग, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है ना। और जिनका मेंशन संविधान में नहीं होता है, ठीक है ना, और जो किसी एक्ट के माध्यम से बनते होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है ना, यानी सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय कहते हैं। तो ये आरबीआई हमारा एक्ट से बना है ना, तो ये क्या है, सांविधिक निकाय। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, तो वो भी क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, तो वो भी क्या है, दो एक्ट से बना है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1981। तो इसके माध्यम से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना है, तो वो भी क्या है, वो भी सांविधिक निकाय है, ठीक है ना। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी एक्ट के माध्यम से बना है, तो वो भी क्या है, सांविधिक निकाय है। देखो पॉलिटी था नहीं, लेकिन आ गया, कोई बात नहीं। अब इसी के माध्यम से हमारा आरबीआई ऑपरेशन शुरू हुआ, इसका 1 अप्रैल 1935 से। तो हम कह देते हैं आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, और ये बात किस में लिखी गई थी, तो 1934 के एक्ट में लिखी गई थी। हेडक्वार्टर कहां पे था इसका, तो हेडक्वार्टर इसका आप जानते हो कि मुंबई। कभी मौका मिला ना तो बैंकिंग रिवॉल्यूशन इन इंडिया अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको ये कारण बताएंगे कि क्यों जितने भी बैंकिंग सेक्टर है हमारे देश में, वो सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आपको कहीं ना कहीं किसी कोस्टल किनारे ही मिलेगा। ये फैक्ट है, एक दो को छोड़ के बात अलग है। और जो इनको छोड़ के बने, यानी जिनका स्थापना या हेडक्वार्टर इस ज्योग्राफी के नियम के अनुसार हुआ है, तो वो कभी चले भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय महिला बैंक, ठीक है ना, चिदंबरम जी ने इन सारी नियमों को तोड़कर जब बनाया था भारतीय महिला बैंक, तो वो चला भी नहीं। तो ये कैसे इसका लिंक है, ये कभी मौका मिला तो हम आपको इकोनॉमिक्स में या फिर जीए में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। आगे तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। अब आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में है, और विभिन्न प्रकार के बैंक जैसे सेंट्रल बैंक भी हुआ, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है, ठीक है ना। तो ये आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आरबीआई की एक कमिटी है जिसका नाम है एमपीसी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति कमेटी। और ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है मिलती है, ठीक है ना, बाई मंथली होती है ना, 2 महीने पे एक बार मिलती है। और वो ये देखती है कि कैसे हम अपने देश में इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना है, हमारे देश में कैसे लिक्विडिटी रहेगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है मोर लिक्विडिटी मींस जनता है मोर मनी, लेस लिक्विडिटी मींस जनता है लेस मनी, ठीक है ना। लिक्विडिटी का मतलब यहां पे है आपके पैसे के हाथ में, यानी जितना ज्यादा तरलता, जिसको हम बोलते हैं तरलता बढ़ेगा मार्केट में, उतनी ही ज्यादा लोगों के पास पैसे ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आरबीआई ये करता है, इसके पास ये पावर है कि किसके पास में कितने पैसे होने चाहिए और किसके पास कितने पैसे नहीं होने चाहिए। कैसे रोकता है, देखो ध्यान से। अब देखो ये आरबीआई है,
आरबीआई का एक रेट होता है जिसको हम बोलते हैं आरआर, जिसको हम कहते हैं रेपो रेट। अभी हाल ही में ये मई का न्यूज है, क्योंकि मैं पीछे के जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं न्यूज उन सबको भी कवर कर रहा हूं एक एक करके, ठीक है ना, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने इस रेपो रेट में 40 पॉइंट की कटौती करके इसको कर दिया था 4%। इसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट, देखो लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, मुंह से बोल रहे हैं ना तो लिख लेना मन करे तो, ठीक है ना। तो रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%। MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी है 4.25%। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो है कितना 3%। SLR यानी स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है 18.5%। ये तो आपको हमने हल्का से दे दिया। देखो क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना कब हुई थी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना हुई थी 2016 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो होते हैं इसमें 6 मेंबर, 6 मेंबर होते हैं। और इस 6 मेंबर में एक और चीज ध्यान रखना, 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के, ठीक, और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के यानी सरकार के, मोदी जी के, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, महंगाई कितना होना चाहिए। तो इनका एक टारगेट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई का इन्फ्लेशन रेट टारगेट कितना है, तो ये है ±4, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यानी +-4 + 2, ठीक है ना। यानी अधिकतम इन्फ्लेशन रेट कितना हो सकता है 6 और न्यूनतम इन्फ्लेशन रेट कितना हो सकता है 2। अगर इसके बीच में है तो मतलब बढ़िया है। देखो इकोनॉमी के लिए ना तो इन्फ्लेशन ज्यादा अच्छा होता है और ना ही कम होता है। कैसे, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर इसके बीच में मेंटेन रहेगा तो ठीक रहेगा। अब देखो अब क्या है, ये रेपो रेट है। रेपो रेट में क्या होता है, एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन होता है। जो नॉर्मल बैंक होते हैं वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो, मान लो एक एसबीआई है, ठीक है ना, और यहाँ पे आरबीआई है, ठीक। अब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एनडीए में भी, सीडीएस में भी, और बहुत सारे इकोनॉमिक्स के जो तिगड़म बाईस वाले होते हैं, सीएपीएफ जो यूपीएससी कराती है और यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो एसबीआई को जाना है आरबीआई के पास पैसा लेने, ठीक है ना। तो जब ये एसबीआई कहेगा आरबीआई से पैसा लेने के लिए, तो ये अगर कम समय के लिए ले रहा है यानी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ले रहा है, 1 दिन 14 दिन, तो ये इसको रेपो रेट कहेगा। देखो तुम जितना पैसा लोगे उस पर मैं इतना % इंटरेस्ट लगाऊंगा। अब जरा सोचो, अगर ये आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है, 4 की जगह पे 10 कर देती है, तो क्या कोई बैंक लोन ले जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? कहेगा अरे यार 4% है तो समझ में आता है, 10% हमको फिर से वापस भी तो करना है ना, कैसे करेंगे? इसलिए वो नहीं लेगा। जब आरबीआई से एसबीआई पैसा नहीं लेगा तो इसके पास कम पैसे होंगे। जब इसके पास कम पैसे होंगे तो ये लोन ज्यादा लोगों को नहीं दे पाएगा। जब ज्यादा लोगों को लोन नहीं दे पाएगा तो पैसा लोगों के पास नहीं आएगा, और जब पैसा लोगों के पास नहीं आएगा, ठीक है ना, जब पैसा लोगों के पास नहीं आएगा तो मतलब लोगों के जेब में पैसा कम है, और जब लोगों के जेब में पैसा कम है तो एक कहानी सुने होंगे कि पैसा जेब से आती है, जेब जैसे ही गर्म होता है हाथ में खुजली होने लगती है। चलो ये अमेजॉन पे एक जूता मार देते हैं, एक जूता मार देते हैं, मतलब ये है कि अमेजॉन पे एक जूता ऑर्डर कर देते हैं या फिर एक फोन ही ऑर्डर कर देते हैं, ये मची रहती है। तो इसीलिए लोगों के पास जब कम पैसा होगा, ठीक है ना, और उधर सप्लाई ज्यादा होगा, तो कम पैसा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। यानी अगर रिवर्स रेपो रेट अगर रेपो रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज किया जाता है। अगर रेपो रेट इंक्रीज किया जाता है, इसका मतलब है जनता के पास पैसे कम होंगे। जब जनता के पास कम होंगे पैसे, उधर सप्लाई ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यही हम क्या कर दें? रेपो रेट डाउन कर दें। तो जब रेपो रेट डाउन करेंगे तो बैंक आरबीआई से लोन ज्यादा लेंगे। जब बैंक आरबीआई से लोन ज्यादा लेंगे तो वो लोन ज्यादा लोगों को बांटेंगे। जब लोगों को ज्यादा लोन बांटेंगे तो जनता के पास ज्यादा पैसा होगा, और जनता के पास जब ज्यादा पैसा होगा तो लई अमेजॉन पे जूता मारी दो।
बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अगर आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है, यानी आरबीआई चाहती है कि इन्फ्लेशन मैं डाउन कर दूं, तो जरा बता दो मुन्ना कि रेपो रेट बढ़ा दे कि घटा दे, कमेंट बॉक्स में बताना। यानी इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, यानी इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, बता दीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको इस एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो ये रेपो रेट, यानी सिंपल सी भाषा, अभी तक कुछ नहीं आया ना, तो रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? कि देखो भैया, रेपो रेट का मतलब यह होता है कि जब कोई बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म में, यानी एक दिन, एक हफ्ता, 14 दिन के लिए लोन लेता है, तो रेपो रेट जितना होगा उतना ब्याज इस बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी इसमें आरबीआई लोन देती है इसको, ठीक है ना। अब रिवर्स रेपो रेट इसी का उल्टा है, ठीक है ना। यानी जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेती है, अब सोचोगे कि ये आरबीआई को बैंकों से पैसा लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी जब जनता के पास पैसा बहुत ही अपराध है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा पैसा है। तो जब बहुत ही ज्यादा पैसा है तो लोग बहुत ज्यादा खरीदारी भी करेंगे। उधर सप्लाई की तो एक लिमिट है ना। अरे भैया, एक साल में तुम एक खेत में बहुत टमाटर उगाओगे तो मानते हैं 1 ट्रक उगा लिए, भैया 100 ट्रक नहीं उगा पाओगे, लेकिन तुम्हारे पास 100 का नोट है, लेकिन तुम इसे कमा के 100 का नोट बना सकते हो। तो इधर तो आरबीआई का कंट्रोल है, लेकिन उधर आरबीआई का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए आरबीआई क्या करती है, जब जनता का पैसा ज्यादा होता है तो आरबीआई कहती है बैंकों से, देखो तुम अपना पैसा किसको दे दो, हमको दे दो। और जब आरबीआई अपना पैसा दूसरे से कर्जा लेगी तो बताओ उससे रेपो रेट, उसको इंटरेस्ट ज्यादा देगी? नहीं, कम देगी, ठीक है ना। तो इसीलिए कम होता है। यानी अगर फिर से कुछ नहीं आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद कि देखो भैया, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो होता है वो बैंकों से पैसा लेता है और इतना इंटरेस्ट देता है, ठीक। आगे आते हैं, देखो अब आगे ये है सीआरआर, बताते हैं अभी। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना। तो ये कितना है? 3%। यानी अगर क्या है, कोई बैंक है, ठीक है ना, उस बैंक में जितनी भी डिपॉजिट हुई है उस डिपॉजिट में, ठीक है ना, करंट अकाउंट 7 एक टर्म होता है एनडीटीएल, ठीक है ना, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ये कभी बाद में बताएंगे, ठीक है ना, कभी मौका मिला तो जो बैंक होता है उसका जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है, उस नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का जितना पैसा होता है, जैसे मान लो किसी बैंक में 100 रुपए जमा हुए, तो उस बैंक का 3 रुपया इस सीआरआर में उसको कैश के रूप में रखना पड़ेगा। जैसे ही 3 रुपया निकाल, 100 रुपया आया, उसमें से छुट्टा करा के चिल्लर करा के 3 रुपया वो रख लेगा। कहां रखेगा? एक बार एसएससी में आया था, ये सीआरआर का कहां जमा होता है? आरबीआई के पास। सीआरआर कहां जमा होता है? आरबीआई के पास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि जैसे मान लो जनता ने आरबीआई बैंकों में पैसा दे दिया और बैंकों ने सारा पैसा लुटा दिया, मतलब लोन में दे दिया। अब जनता भीड़ उठी कि भैया मेरा पैसा मुझे अभी दे दो, बैंक रन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जब जनता कह देगी कि अब मेरा पैसा मुझे दो, तो कुछ तो पैसा होना चाहिए, सब लोन ही भी दे दोगे तो कैसे देगा? तो बैंक रन से बचने के लिए आरबीआई ये सीआरआर और एसएलआर का प्रावधान रखी है। अब देखो एसएलआर क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। सीआरआर बैंक कहां रखती है? आरबीआई के पास, ठीक है ना। लेकिन एसएलआर कहां? बैंक अपने पास। लेकिन ये कैसे होता है? क्या इसको कैश के फॉर्म में रखना होता है? जवाब है कैश में भी रख सकते हो या फिर मोर लिक्विड में रख सकते हो। लिक्विड क्या क्या है? तो देखो, जिसको हम इजीली रूप से कैश में कन्वर्ट कर सकें और जिसमें कैश में कन्वर्ट करने में हमको कोई तकलीफ ना हो, तो क्या है? कैश खुद में क्या है? लिक्विड है। गोल्ड, सोना, ये दुनिया सोना, ठीक है ना, सोने की डिमांड बहुत ज्यादा है ना, तो सोना भी क्या है? खुद में लिक्विड है। क्यों भैया? मेरे पास सोना है, सुने हो ना, जेब में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना। किसका है? मणिपुरम गोल्ड लोन, ध्यान रखना। तो जब जेब में पड़ा है सोना तो काहे का रोना, यानी जब सोना जाके सुनार पे मारो पैसा तुरंत मिल जाएगा। तो गोल्ड भी क्या है? खुद में लिक्विड है। प्लस फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर वगैरह हो गया, ठीक है ना, डॉलर क्या है? लिक्विड है भैया, जहां पे ले जाओ तुरंत मिल जाएगा। तो इसमें क्या है? एसएलआर में
आप गोल्ड में भी रख सकते हो, डॉलर में भी रख सकते हो, कैश में भी रख सकते हो, और सरकार या आरबीआई की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, प्रतिभूतियां होती हैं, उनको जो बेचा जाता है उसके माध्यम पे सिक्योरिटी, यानी जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा होता है ना, तो वो पैसा क्या करते हैं, ले जाके आरबीआई को दे देंगे। आरबीआई उसके बदले में कसम खा के एक लेटर देगा, देखो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें इतने दिन बाद इतने इंटरेस्ट रेट के साथ ये पर्चा तुम हमको वापस दोगे तो हम तुमको पैसा देंगे, ठीक है ना। तो ये पर्चा जो सिक्योरिटी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसके फॉर्म में भी आप 100 रुपया अगर आपके बैंक में जमा हुआ है तो 18.5 जो % है वो आपको कहां रखना है, लिक्विड फॉर्म में रखना है। ये हमारा क्या है, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अब कोई भी लोन लेने जा रहे हो तो कोई ना कोई आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा ना, कुछ तो कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा ना। तो जब लोन लेने जा रहे हो कुछ आपको बंधक देना पड़ेगा, तो यहां पर रेपो रेट में आपने लोन लिया तो आपको बंधक तो देना पड़ेगा। अब बैंक क्या करते हैं कि देखो ये 3% और ये 18% के बाद भी बैंक क्या करती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखे रहती है अपने पैसे, और जब वो सिक्योरिटी पैसे अपने पास रखी रहती है, जब भी उसको लोन की जरूरत पड़ती है वो तुरंत वो सिक्योरिटी जमा करती है और उधर से आरबीआई से पैसा ले लेती है। लेकिन मान लो बैंक के पास ऐसी सिक्योरिटी है ही नहीं, बैंक के पास बस ये 3% वाला आरबीआई के पास जमा है और ये 18.5% वाला बैंक के पास बचा है, और उसको बड़ी तगड़े में पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है ना, कि उसको जरूरत है, पैसा चाहिए, मुझे चाहिए, लोन चाहिए। तो आरबीआई फिर क्या करेगी, आरबीआई कैसे पैसा देगी? तो बस उसी लिए एक आया नया विंडो जिसको हम बोलते हैं एमएसएफ, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आप इस एसएलआर के कोटे का, यानी एसएलआर के कोटे में जो आपने प्रतिभूति रखी है, जो सिक्योरिटी रखी आपने, इस एसएलआर के पैसे का जो तुमने गोल्ड खरीदा है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, उस सिक्योरिटी को ले जाके आरबीआई को दे दोगे तो आरबीआई इस एमएसएफ के बदले में आपको लोन दे देगी। लेकिन यहां पर देखो, आपने इसका प्रयोग नहीं किया तो आपको लोन कितने परसेंट इंटरेस्ट पे मिला, 4% पे। लेकिन यहां पर देखो क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपने किसका इस्तेमाल किया है, एसएलआर का। जब आपने एसएलआर का इस्तेमाल किया है जो नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी हमने आपको बताया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। 2-3 चीजें और हैं, वीडियो में भी लंबा हो जाए तो इसलिए मैं इसको थोड़ा, कई लोग तो कह रहे हैं कि 1-1 घंटे का किया जाए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं तो कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। आप बताइएगा जरूर कि मेहनत कैसी लगी, ठीक है ना। तो और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जो आज का जो छूट गया है वो मैं कल के में कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी चीजें जरूरी हैं, एक एक साथ चलता रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक। और आप बताइएगा कि कोई कमी तो नहीं लगी, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर खराब लगे तो डिसलाइक जरूर करिएगा। मैं लाइक से ज्यादा आपको कह रहा हूँ डिसलाइक करिएगा अगर कुछ कमी लगे, ठीक है ना। और हमें अप्रिशिएट करिए, बढ़ाइए, शेयर वगैरह करिए ताकि कई लोग जुड़े। अच्छा, बेसिकली क्या होता है ना, नॉर्मली सभी लोग जुड़ रहे हैं। अभी रीजनिंग की भी क्लासेज आपकी लगेगी, इंग्लिश की भी आने वाली है, पूरा टाइम टेबल हम लोग का सेट होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा सेट हम लोग कर रहे हैं कि आप आराम से दिन भर में वीक आपको गैपिंग भी मिलेगी और गैपिंग के साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। तो इससे आपका बेनिफिट होगा। तो आप बस हमें ये लगे कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हो, तो ये आप बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रखिए। और बेसिकली आप सुबह 7 बजे जरूर उठें मेरे साथ, और 7 बजे आप उठ के आप आराम से इस वीडियो को देखें, और वीडियो को देख के जो भी प्रॉब्लम हो आप वहां पे क्वेश्चन मारिए, हम रिप्लाई उसका देते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।